डेटा सेंटर बूम, लैंड रेंटल या REITs, कहाँ सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा? अगर आपके पास 50 लाख, 1 करोड़, 3, 4, 5 करोड़ हो तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको एग्जैक्टली इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑफिस में, लैंड में, रेंटल एसेट में या डेटा सेंटर इकोसिस्टम के आसपास। क्योंकि आज रियल एस्टेट का गेम चेंज हो रहा है। एक तरफ ट्रेडिशनल ऑफिस मार्केट इवॉल्व हो रहा है तो दूसरी तरफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती डिमांड की वजह से एक नया ट्रेंड भी उभर कर सामने आ रहा है, डेटा सेंटर बूम का। सवाल यह है कि डेटा सेंटर्स में तो बहुत पैसे लगते हैं। एक लार्ज स्केल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में 300 से लेकर 800 करोड़, कभी कभी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। बिल्डिंग के अलावा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम्स, सर्वर्स, कनेक्टिविटी, सब मिलाकर ये एक हाई कैपेक्स, हाई कॉम्प्लेक्सिटी गेम है। फिर आप यानी रिटेल इन्वेस्टर्स इस डेटा सेंटर्स का फ़ायदा कैसे उठाएं? क्या आपको लैंड लेनी चाहिए, रेंटल एसेट लेना चाहिए या REITs में पैसा लगाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हाइप के चक्कर में आप गलत जगह एंट्री ले रहे हो। मेरा नाम है आलोक और आज मैं आपको आपके बजट के हिसाब से ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके काम की हो, जहां आपका पैसा ना फंसे, और समझाऊंगा कि डेटा सेंटर बूम के बीच नेक्स्ट रियल एस्टेट साइकिल स्मार्ट मनी एग्जैक्टली कहां जा रहा है। ऑफिसेज की डिमांड है पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC में आपको कई एक्सपर्ट्स कहते हुए मिल जाएंगे कि आजकल ऑफिसेज की डिमांड कम हो गया है, ऑफिस मार्केट स्लो है, पर यह पूरा सच नहीं है। सच तो यह है कि ऑफिसेज की डिमांड ज़्यादातर GCCs या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में कंसंट्रेट हो गई है। डेटा के हिसाब से देखें तो Q1 2026 में इंडिया का ग्रेड A ऑफिस लीजिंग 18.3 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया, मतलब 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। वैकेंसी भी कंट्रोल्ड है, सिर्फ 15.5% के आसपास है। रेंटल भी बढ़ रहा है, लगभग 6% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। फर्क इतना आया है कि आजकल ऑफिस स्पेस का सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर है GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। 2025 में लगभग 41% ऑफिस स्पेसेस का एब्जॉर्प्शन GCCs ने लिया है। Q4 2025 में अबाउट 39% लीजिंग GCC लीड थी और JLL के एस्टिमेट की माने तो 2030 तक इंडिया में 2500 प्लस GCCs हो सकते हैं। और JLL के एस्टिमेट्स की माने तो 2030 तक इंडिया में 2500 प्लस GCCs होंगे और 28 से 28 to 29 लाख लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, 2 to 3 मिलियन पीपल को, और लगभग 10,500 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। GCC ग्रेड ऑफिसेज वो ऑफिस होते हैं जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में सेट करती हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, JP मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर। यहाँ से वो अपने टेक, फाइनेंस, ऑपरेशन, AI, एनालिटिक्स का काम चलाते हैं। और ऐसे टेनेंट्स को चाहिए होती हैं एक लार्ज फ्लोर प्लेट, एक ही फ्लोर पर 50,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस, जिससे टीम्स एक साथ काम कर सकें। सेकेंड, ग्रेड A का कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न बिल्डिंग, हाई सीलिंग हाइट, एफिशिएंट लेआउट्स एंड प्रीमियम फिनिश। ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स जैसे LEED सर्टिफाइड और IGBC सर्टिफाइड, एनर्जी एफिशिएंट सस्टेनेबल बिल्डिंग होनी चाहिए। टेक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड इंटरनेट, रिडंडेंट फाइबर, स्ट्रॉन्ग पावर बैकअप एंड स्मार्ट सिस्टम्स, सब होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लोकेशन, ऐसा लोकेशन जहां मेट्रो कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट एक्सेस हो और टैलेंट पूल के पास भी हो। कैंपस और इकोसिस्टम फील की बात करें तो फूड कोर्ट, एमिनिटीज, पार्किंग, सिक्योरिटी, वेलनेस, मतलब वो सब कुछ जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को इन्हेंस करे। REIT या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाली क्वालिटी का एसेट जो प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, जिसकी कंप्लायंस स्ट्रांग हो और जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ग्रेड हो। REITs में आते हैं लार्ज ग्रेड A ऑफिस पार्क्स, बिग टेनेंट्स जैसे MNCs एंड GCCs, लॉन्ग टर्म लीजेस एंड स्टेबल रेंटल इनकम। CBRE मतलब कोल्डवेल बैंकर रिचर्ड एलिस का डेटा कहता है कि 93% न्यू सप्लाई ग्रीन सर्टिफाइड है और 75% लीजिंग भी ग्रीन सर्टिफाइड एसेट्स में ही हुआ है। मतलब अब क्वालिटी ऑफिस स्पेस ही डिमांड में है। नॉन GCC एवरेज ऑफिस स्टॉक में जरूर डिमांड की कमी हो गई है। जिन बिल्डिंग्स का लोकेशन वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है, फ्लोर प्लेट्स अच्छी नहीं है, उनकी डिमांड गिर रही है। ऑफिसेज डिमांड अगर समझ गए हैं तो आइए अब अपने मेन मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं, डेटा सेंटर्स बूम पर। इन द रियल एस्टेट वर्ल्ड, व्हाट आर डेटा सेंटर्स? व्हाट इज डेटा सेंटर बूम? पहले समझते हैं कि डेटा सेंटर्स क्या है। डेटा सेंटर सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग को बिल्कुल नहीं है, ये रियल एस्टेट से अलग है, डिफरेंट एसेट क्लास है। इसमें रियल एस्टेट के अलावा
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम नेटवर्क, टेक्नोलॉजी स्टैक भी इंक्लूसिव होता है। पावर सिस्टम, सर्वर, कूलर, फाइबर नेटवर्क मिलकर डेटा सेंटर बनाते हैं। रियल एस्टेट के लिहाज से देखें तो ऑफिसेज में टेनेंट्स आते हैं, स्पेस लीज करते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट देते हैं, फिर छोड़कर चले भी जाते हैं। लेकिन डेटा सेंटर में क्लाइंट पावर, अप टाइम और रिलायबिलिटी भी खरीदता है। फॉर एग्जांपल, वो जानना चाहता है कि कितनी पावर मिलेगी, 99.99% अप टाइम मिलेगा, इतनी फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जैसे यहाँ आप पूरी डिजिटल इकोनॉमी को इनेबल कर सकते हैं। आप बात करते हैं पावर सर्वर्स की, डेटा, AI, क्लाउड, बैंकिंग, OTT वगैरह की। कमर्शियल रियल एस्टेट में हम अभी तक ऑफिसेज की बात करते आ रहे हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इसकी लोकेशन कितनी प्रीमियम है, कितना सेक्टर है, कैसी कनेक्टिविटी है, ब्रांडिंग कैसी है। जब हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं तो उसकी पावर कैपेसिटी की, सब स्टेशन से प्रॉक्सिमिटी की, बैकअप सिस्टम की और कूलिंग फियरेबिलिटी की। इंडिया के मेजर डेटा सेंटर हब्स हैं मुंबई, चेन्नई, नोएडा और हैदराबाद। इनके पास स्ट्रॉन्ग पावर सप्लाई है, फाइबर का नेटवर्क है, लो लेटेंसी है, पॉलिसी सपोर्ट है। 3 पिलर्स ऑफ डेटा सेंटर्स आर, पहला पावर। एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर को 50 मेगावाट से 100 मेगावाट तक पावर चाहिए होती है, यानी एक छोटे शहर जितनी पावर, वो भी कंटिन्यूअस सप्लाई विथ प्रॉपर बैकअप एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी यानी अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो तुरंत दूसरा संभाल ले, कोई डाउन टाइम ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो। लैंड विदाउट दिस काउंट ऑफ पावर सप्लाई इज अ डेड एसेट इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर। सेकंड इज कनेक्टिविटी। डेटा सेंटर का काम है डेटा को फास्ट मूव करना, इसलिए चाहिए फाइबर नेटवर्क, मल्टीपल रूट्स, लो लेटेंसी, विच मीन्स डेटा सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कम टाइम लगे। चेन्नई जैसे सिटीज़ में यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ केबल लैंडिंग स्टेशन है। कूलिंग की बात करें तो सर्वर्स बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, इसलिए कूलिंग कॉस्ट डेटा सेंटर्स में एक मेजर एक्सपेंस होता है। कूलिंग सिस्टम एफिशिएंट ना हो तो पावर बिल एक्सप्लोर कर जाएगा और मार्जिन्स कम हो जाएंगे। डेटा सेंटर में आप स्पेस नहीं, कैपेसिटी बेचते हैं और खरीदते हैं पर रुपीज़ पर मेगावाट, रुपीज़ पर किलोवाट और रुपीज़ पर रैक के हिसाब से। पर सच ये है कि डेटा सेंटर हर किसी के लिए नहीं है। इसमें लगती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, जिनका कैपेक्स 300 करोड़ से लेकर 800 करोड़ तक होता है। कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स, टेनेंट कंसंट्रेशन का रिस्क और हर 5-7 साल में टेक अपग्रेड करने की जद्दोजहद। ऑफिस स्पेसेस या दूसरे रियल एस्टेट सेक्टर्स की तरह ये पैसिव रेंट मॉडल नहीं है। यहाँ इंफ्रा प्लस टेक प्लस ऑपरेशंस बिजनेस है, एनर्जी बैक्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। छोटे इन्वेस्टर्स डेटा सेंटर बुक का फायदा कैसे उठा सकते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डेटा सेंटर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, पर इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में ये गेम इंस्टीट्यूशन का है, रिटेल का नहीं है, क्योंकि इसका एंट्री बैरियर बहुत हाई है। बिल्डिंग की कॉस्ट तो सिर्फ 40% ही होती है। 40% चाहिए पावर इंफ्रा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए और 20% कूलिंग सिस्टम के लिए। एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट इस ईजिली हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से लेकर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक जा सकता है। पर मेगावाट लगभग 50 लाख से 90 लाख डॉलर्स लगते हैं। 2030 तक इंडिया को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए इस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए। तो डेटा सेंटर्स में डायरेक्टली तो ग्लोबल हाइपर स्केलर्स, लार्ज ऑपरेटर्स, इंफ्रा फंड्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स चाहिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे क्विनिक्स, डिजिटल रियलिटी, कैपिटल लैंड, प्रिंसटन डिजिटल, ब्रिज डेटा सेंटर्स। छोटे इन्वेस्टर्स को एंट्री ही नहीं मिलती और इसका स्केल, अप्रूवल्स, टेक कॉम्प्लेक्सिटी समझना वैसे भी आसान नहीं है। तो हम करें क्या? आप डेटा सेंटर के अंदर नहीं, आसपास पैसा बना सकते हैं। जिस सिटी में डेटा सेंटर्स एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे नोएडा, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पुणे, वहाँ आप इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी लैंड और इंडस्ट्रियल पार्सल्स जहाँ पावर सप्लाई हो और फाइबर नेटवर्क्स हो। ग्रेड ए ऑफिसेज हों इन नियर बाई क्लस्टर्स जहाँ टेक और जीसीसी डिमांड ग्रो करने के चांसेस हैं। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि डेटा सेंटर के आसपास इंफ्रा इकोसिस्टम भी एक्सपैंड होता है। एज सिटीज़ और आउटर कॉरिडोर जहाँ फ्यूचर एक्सपेंशन आता है, इनमें आती हैं लखनऊ, भुवनेश्वर, गुवाहाटी जैसी सिटीज़ एज डेटा सेंटर प्ले बन सकते हैं। ये सोचना भी सही नहीं है कि डेटा सेंटर है तो मतलब बहुत सारी जॉब्स आएंगी और फिर हाउसिंग डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं,
डेटा सेंटर्स में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो लिमिटेड ही होता है, इनडायरेक्ट इकोसिस्टम जो बनता है उससे जॉब और हाउसिंग डिमांड क्रिएट होती है। इनडायरेक्ट इकोसिस्टम मतलब वेंडर्स, इंफ्रा, लॉजिस्टिक्स, टेक इकोसिस्टम। एग्जांपल के लिए अगर नोएडा या हैदराबाद में एक बड़ा डेटा सेंटर क्लस्टर बनता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंस्टीट्यूशंस ले जाते हैं, पर छोटे इन्वेस्टर्स इसके आसपास नजर रख सकते हैं। इसके आसपास लैंड की डिमांड बढ़ती है, इंफ्रा कॉरिडोर वैल्यूएबल हो जाते हैं और ऑफिसेज और इकोसिस्टम ग्रो करता है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स डेटा सेंटर्स बूम का फायदा उठाने के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो आपको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कौन सी कंपनी डेटा सेंटर बना रही है। आपको इस बात पर नज़र रखनी चाहिए जहां अगला 50 से 100 मेगावाट क्लस्टर बनेगा उसके आसपास रियल एस्टेट प्राइसेस कैसी होंगी, कहां कहां डेटा सेंटर लिंक्ड रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ है। डेटा सेंटर लिंक्ड रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज वहीं स्ट्रांग होती हैं जहां पावर रेडीनेस, फाइबर कनेक्टिविटी, केबल लैंडिंग, पॉलिसी सपोर्ट, हाइपर स्केलर एक्टिविटी और लोकल डिमांड एक साथ मिलते हैं। हाइपर स्केलर मतलब ऐसी बड़ी टेक कंपनीज जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो मासिव स्केल पर क्लाउड और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती हैं। चलिए इसको सिटी वाइज समझते हैं। पहला, मुंबई और नवी मुंबई इज द कोर डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इंडिया का सबसे मैच्योर डेटा सेंटर मार्केट है। H1 2025 तक इसकी लगभग 594 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी थी और फ्यूचर सप्लाई भी यहाँ कंसंट्रेट हो रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज डिमांड, सबसी केबल्स और स्ट्रॉन्ग इंफ्रा इसको लीडर बनाते हैं। इन्वेस्टर के लिए नवी मुंबई, थाने, बेलापुर और पनवेल बेल्ट में इंडस्ट्रियल लैंड, लॉजिस्टिक्स और रेंटल प्लेस रिलेवेंट है। अपसाइड एक्सप्लोजिव नहीं पर स्टेबिलिटी हाई है। सेकंड, चेन्नई को आप बैकबोन सिटी कह सकते हैं। चेन्नई की लगभग 191 मेगावाट कैपेसिटी है। ये इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हब है। इसकी स्ट्रेंथ है केबल कनेक्टिविटी और कॉस्ट एफिशिएंसी। OMR सिरुसेरी बेल्ट में ऑफिस और रेंटल डिमांड, OMR सिरुसेरी बेल्ट में ऑफिस और रेंटल डिमांड और श्री पेरुम्बदूर में इंडस्ट्रियल और लैंड प्लेज स्ट्रांग है। ये IT, डिजिटल इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग का मिक्स मार्केट है। नोएडा और NCR की पॉलिसी और लैंड स्टोरी स्ट्रांग है। लगभग 146 मेगावाट कैपेसिटी के साथ नोएडा NCR का की हब बन रहा है, लेकिन इसमें अबाउट 44% वैकेंसी भी है। मतलब ये एक ब्लाइंड बाइंग अवॉइड करें, यहाँ आपको फोकस होना चाहिए। पावर्ड इंडस्ट्रियल लैंड पार्क, नोएडा एक्सप्रेसवे ऑफिस कॉरिडोर में और यमुना या ग्रेटर नोएडा लॉन्ग टर्म लैंड प्लेस पर। हैदराबाद हैज़ द फास्टेस्ट बैलेंस्ड ग्रोथ। हैदराबाद DC और ऑफिस दोनों में स्ट्रांग है। पॉलिसी सपोर्ट है, हाइपर स्केलर एक्टिविटी और सप्लाई पाइपलाइन इसको अग्रेसिव ग्रोथ जोन बना रहे हैं। साउथ हैदराबाद में 0% कोलो वैकेंसी है, मतलब डेटा सेंटर का एक भी स्लॉट खाली नहीं है। पूरा स्पेस फुली ऑक्यूपाइड है। डिमांड स्ट्रेंथ दिखता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हाईटेक सिटी ऑफिस या रेंटल के लिए अच्छा है। कोकापीट, शमशाबाद में ज़मीन खरीदना आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पुणे इज अंडर स्टेटेड बट स्ट्रॉन्ग। लगभग 112 मेगावाट कैपेसिटी के साथ पुणे सिर्फ मुंबई का बैकअप नहीं है, हाइपर स्केलर और क्लाउड प्रेजेंस ने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है। हिंजेवाड़ी जैसे एरिया में ऑफिस और रेंटल डिमांड और पेरिफेरल जोन्स में लैंड एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म अपसाइड दे सकता है। बेंगलोर में GCC ऑफिसेज और DC दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेंगलोर ऑफिस डिमांड और GCC ग्रोथ का लीडर है। DC स्केल अप्रॉक्सिमेटली 76 मेगावाट पर अभी लिमिटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेवेंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ फोकस होना चाहिए। ऑफिस और टेक रेंटल पर और नॉर्थ बेंगलोर और देवनहल्ली में इंफ्रालेड लैंड पर। कोलकाता इज एन अर्ली स्टेज मार्केट। अबाउट 8 मेगावाट कैपेसिटी के साथ कोलकाता भी अर्ली स्टेज पर है, लेकिन केबल इंफ्रा और ईस्ट इंडिया डिमांड इसको फ्यूचर हब बना सकती है। अभी के लिए वॉच लिस्ट सिटी में इसे रख सकते हैं। Tier 2 एज अपॉर्चुनिटी है लखनऊ, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में। नेक्स्ट वेव सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में नहीं होगी। ग्रोइंग डिजिटल डिमांड और लो लेटेंसी नीड के चलते ये सिटीज़ एज डेटा सेंटर्स हब बन सकता है। ये हाई रिस्क, हाई अपसाइड लॉन्ग टर्म लैंड और इकोसिस्टम प्लेस है। यहाँ इमीडिएट इनकम नहीं मिलेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर सिटी का फंक्शन समझता है। मुंबई स्टेबिलिटी का गेम है, चेन्नई इंफ्रा डेप्थ का, नोएडा पॉलिसी और लैंड का, हैदराबाद बैलेंस ग्रोथ का। तो चलिए आगे देखते हैं। बजट बेस्ड स्ट्रेटजी पर टू कैपिटलाइज ऑन डेटा सेंटर बूम। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अगर आपके पास 50 लाख, 1 करोड़, 3 या 5 करोड़ तक का बजट है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। पहला, अगर 1 करोड़ से कम है तो डेटा सेंटर के आसपास इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेंटल हाउसिंग नियर टेक और डिजिटल कॉरिडोर्स, एंट्री लेवल रेजिडेंशियल इन वर्कफोर्स, स्पिल ओवर जोन्स,
स्मॉल लैंड पार्सल इन इंफ्रा बैक्ड ग्रोथ बेल्ट, माइक्रो वेयर हाउसेज, स्टोरेज टाइप प्लेस। नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 6,900 रुपये पर स्क्वायर फीट, चेन्नई के सिरुसरी में बेल्ट में लगभग 6,800 रुपये पर स्क्वायर फीट और पुणे के मामूर्दी में लगभग 6,400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, 1 करोड़ इन्वेस्टर के पास एंट्री का चांस अभी भी है। ऐसे इन्वेस्टर्स डेटा सेंटर के आसपास हाउसिंग या स्मॉल लैंड पार्सल पर बेट कर सकते हैं। आपको क्या देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑलरेडी टेक ऑफिस एक्टिविटी हो, पावर और कनेक्टिविटी अच्छी हो, टेनेंट या एंड यूजर डिमांड विजिबल हो। चीप लैंड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। सेकंड, 1 से 5 करोड़ तक का बजट है तो इस रेंज में 3 स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस खुलते हैं। पहला, ग्रोथ मार्केट में रेजिडेंशियल या प्रीमियम रेंटल ले सकते हैं। हैदराबाद में कोकापिट और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे एरिया में 1.1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ बैंड में अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ ऑफिसेज हैं, टेक स्पेसेस हैं, पॉलिसीज अच्छी हैं और हाइपर स्केलर एक्टिविटी है। ऑप्शन 2, ग्रेड ए ऑफिसेज ले सकते हैं। नोएडा सेक्टर 140A जैसे इकोसिस्टम में GCC ग्रेड कमर्शियल ऑफिसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस स्पेस में डिमांड स्ट्रांग है। इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रा लैंड देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चेन्नई जे ऑर्गडैम श्रीपर मुदूर बेल्ट, यमुना बेल्ट में इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रा कन्वर्जेंस फ्यूचर रीप्राइसिंग क्रिएट करेगा, तो आपको यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फिर कह रहा हूँ, कोई सस्ता है मत देखिएगा, क्या स्ट्रेटेजिकली रिलेवेंट है वही लेना है। थर्ड, 5 करोड़ प्लस का बजट है तो आप कॉरिडोर कैप्चर कर सकते हैं। इस बजट में यू कैन थिंक अबाउट लैंड एग्रीगेशन इन पावर रेडी बेल्ट्स, मतलब लार्ज या मल्टीपल लैंड पार्सल्स लेकर फ्यूचर एप्रिसिएशन कैप्चर कर सकते हैं। प्राइम ग्रेड ए ऑफिस एलोकेशन से स्टेबल रेंटल इनकम, लॉन्ग टर्म डिमांड कैप्चर कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या AIF ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जहां लार्ज डेवलपर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो DCs में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आपके हाथ में चाहे 50 लाख हो या 5 करोड़, ऐसी जगह बिल्कुल पैसा मत लगाइएगा। और ज़मीनों में बिल्कुल पैसा मत लगाइएगा जहां बिजली की सप्लाई ना हो, पुराने टाइप के ऑफिसेज हों, फ्यूचर के सपने दिखाने वाले रैंडम इंफ्रा स्टोरीज या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। ऐसी जगह जहां आपको समझाया जाए कि देखो डेटा सेंटर आ रहा है, अब तो यहाँ जॉब्स ही जॉब्स होंगे, घर की डिमांड बढ़ेगी। डेटा सेंटर्स अकेले जॉब्स नहीं बढ़ाती है, इकोसिस्टम लेड डिमांड होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप रैंडम इन्वेस्टर्स तो नहीं हैं, सीरियस इन्वेस्टर्स हैं। और मैं आलोक आप जैसे सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट्स, बेटर इन्फॉर्मेशन और राइट इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। अगर आप मुझे पर्सनलाइज सलाह चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मेरा बजट क्या है, मैं किस शहर से हूँ, और फिर अपना सवाल पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का सही जवाब दे सकूँ। मैं पर्सनली देखूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको रिलेवेंट डायरेक्शन दे पाऊँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।